नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ। पॉडकास्ट विद पुरस्कार में आपका स्वागत है। आज हमारे सर साथ हैं शक्ति प्रकाश सर। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सर, आपने जेएनयू जैसे गौरवशाली संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त किया, तत्पश्चात ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में राष्ट्र सेवा की शुरुआत की और वर्तमान में गृह मंत्रालय नई दिल्ली में कार्यरत है। तो बचपन के शुरुआती दिनों से यहाँ तक का एकेडमिक सफर कैसा रहा? एकेडमिक सफर बढ़िया रहा। और जो आपके मेंटर हैं, मेरे ख्याल से गौतम जी, तो वो मेरे मित्र भी हैं। तो उनके साथ मतलब काफी जेएनयू में जो है हम हमारे हमारी दोस्ती थी। और जो है काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन जैसे लोग मिले। और जो है मतलब जहाँ भी जिस संस्थान में भी रहे उस मतलब सुलझे हुए लोग मिले, जैसे स्कूल में कॉलेज में। तो जेएनयू भी अच्छा रहा। अलग अलग जगह पे रहा, फिर जहाँ पिताजी की पोस्टिंग रही। तो फिर गौतम जी जैसे सज्जन लोग भी मिले मुझे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है सब मतलब सर, तो आपकी अच्छा था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? आप स्कूल के शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे पिताजी जुडिशियल सर्विस में थे। तो वो मतलब बिहार में पोस्टेड थे, तो काफी जगह वो पोस्टेड रहे, अलग अलग जगह पे। उसके बाद जो है ट्वेल्थ मतलब अलग अलग जगह पे, फिर ट्वेल्थ के बाद फिर मैं जेएनयू आया। वहाँ गौतम जी से भी मेरी मुलाकात हुई। तो ये जर्नी रहा है इस तरीके से ना। ये जर्नी रहा सर, है। आप द मैन टुवार्ड्स द मोक्ष और द चॉइस फॉर इंफिनिटी जैसी प्रशंसित व उत्कृष्ट किताबों के लेखक हैं। तो सर, किताब लिखने का ये विचार पहली बार कब और कैसे आया? क्या लेखन से आपकी बचपन में ही रुचि रही है? मतलब हाँ, मतलब ये जब मैं स्कूल में था तो तब से मैं लिखा करता था। इनफैक्ट क्योंकि साइंस में भी मेरी रुचि काफ़ी थी। तो कुछ साइंस मैगजीन्स वगैरह में भी आर्टिकल्स, जैसे मैं जब क्लास 9 10th में था तो मैंने लिखी थी। तो ऐसे जो है राइटिंग जर्नी की शुरुआत हुई। तो कुछ आर्टिकल्स जैसे जब मैं 9th में था तो कुछ आर्टिकल्स मैंने भेजे थे वहाँ पे। उस वक्त जो है साइंस रिपोर्टर आता था, मेरे ख्याल से अभी भी आता होगा वो। जी। अभी भी आता होगा, तो क्योंकि मैं उसका रेगुलर रीडर भी था। तो और क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट भी था, तो फिर मैंने क्योंकि मैंने कुछ जो है सब्जेक्ट्स कुछ जो मेरी रुचि के थे उसमें आर्टिकल बना के मैंने साइंस रिपोर्टर में भेजा था। तो उस समय जो मुझे याद आ रहा है कि साइंस रिपोर्टर उस वक्त जब मैं 9th में था तो उस वक्त काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती थी, अभी भी है। सी तो एस आई। उसमें एक, जी जी, तो एक उसमें साइंस कम्युनिकेशन के लिए उस वक्त, अभी तो हो सकता है कि नाम चेंज हो गया, निस्कॉम होता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड रिसर्च, उसको बाद में निस्केयर भी कहा जाता था। तो ये जो बुक मैगजीन होती थी ये उसी से पब्लिश होती थी। तो मैंने इस मैगजीन में और जो निस्केयर के और भी मैगजीन्स के लिए ना आर्टिकल मैंने मतलब मैं भेजता था। तो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो आर्टिकल्स, काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए। तो शुरुआत जो है 9th क्लास से रहा। तो क्योंकि 9th क्लास में भेजा और 10th क्लास में आते आते वो आर्टिकल पब्लिश भी हो गए। और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है मतलब मैं खुद उस वक्त, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं लिखता रहा था, तो जब मैं 10th में आया तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि अ, एक 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 मैंने बिल्डिंग ब्रिजेस करके एक जो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल और पहले पब्लिश हो गए, जी। साइंस रिपोर्टर में भी हो गए, फिनिस्ट ईयर की मैगजीन में भी। तो फॉर्चुनेटली एक आर्टिकल जो मैंने भेजा वो कवर स्टोरी में आ गया, जो जी। कवर स्टोरी होती है ना उसकी। तो जी। जो कि मैं मतलब कि मैं उसमें 10th में ही था। और मेरे लिए भी एक मतलब सरप्राइज था, क्योंकि मैं मतलब मैंने खुद जो है वो नहीं किया था कि वो कवर स्टोरी में आ जाएगी। तो वो एक मतलब एक होता है ना जैसे एक चीजें प्रोत्साहन के जो तौर जैसे, पे। हाँ, एक प्रोत्साहन के तौर पे जो है मतलब रहा। क्योंकि उस जब मैं 9 10th में था तो मैं देखता था कि काफी लोग पढ़ते थे उस, अभी तो क्या है कि अ, अ, इंटरनेट आ गया तो वो मतलब कि मैगजीन्स और ये सब लोगों ने मतलब उतना सर्कुलेशन, या आप कहो कि आउटरीच जो है लोगों का नहीं है टुवार्ड्स मैगजीन। नहीं, उस वक्त जो है जो मैं समझ पाता हूँ कि एकमात्र साधन यही हुआ करता था, जो मैगजीन वगैरह था ना। और उस समय साइंस रिपोर्टर मेरे ख्याल से कि हर जगह सबसे ज्यादा साइंस मैगजीन में यही चलता था। और क्योंकि एक तो ये था कि ये गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन पब्लिश करती थी, तो एक तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे ये। उस जब मैं 9 10th में था तो मैं देखता था कि काफी लोग पढ़ते, जब उन्होंने मेरा कवर स्टोरी पब्लिश किया तो मैं मतलब एक बहुत सुखद जो है मेरे लिए भी अनुभूति रहेगी
कि क्योंकि मैंने पहले आर्टिकल छप चुके थे, लेकिन कवर स्टोरी का मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो काफी सीनियर होते थे, जैसे जो बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह में होते थे, जैसे आईटी आईटी में होते थे, आईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह होते थे, तो जी उनके पब्लिश हुआ करते थे साइंस रिपोर्टर में, कवर जी स्टोरी में। और एक क्लास 10th का बच्चा जो जिसके जिसका कवर स्टोरी पब्लिश हो जाए तो उसके लिए मतलब वो जी, वो तो सातवें एक, आसमान पे एक होगा। नहीं, सातवें आसमान नहीं, जैसे एक नहीं, सरप्राइज जैसे जी किसी बिल्कुल। ने उसको पैटर्न, सातवें आसमान पे नहीं, ये तो देखो आप क्या है कि लर्निंग फेज है सबके लिए, ये तो लर्निंग है ना लाइफ की। तो मतलब जैसे ऐसा कुछ होता है तो आप जैसे उस उम्र में आपको सरप्राइज ही होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि आ, उसमें जो कवर स्टोरी में लोग आ रहे हैं जो जो मतलब लाइफ के कैरियर के अंत में पहुंच चुके हैं, जो जो कभी किसी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है या आईटी है, उसमें वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, या वो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके उनके ही पब्लिश, क्योंकि मैं तो देखता रहता था कि मैं हर महीने पढ़ता था वो। तो अब अब एकाएक जब वो पब्लिश हुआ तो मैं खुद देख, मतलब मैं तो, आप जो बोल रहे हो कि ये सब चीजें मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप पहली बार रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे उस उम्र में ये हुआ कि नहीं, मतलब एक ये हुआ कि नहीं, मतलब देर, अगर आप अच्छा लिखने की कोशिश करोगे तो मतलब देयर आर इंस्टीट्यूशंस की जो आपको पैट, आपके पीठ पे पैट करेंगे, मतलब हु विल रिकॉग्नाइज यू, हु विल गिव सपोर्ट टू यू, आपको सपोर्ट करेंगी। मैं उस स्थिति में बोल रहा हूँ, अब ये हर एक आदमी के लिए है ना। जैसे एक जी आज आज भी मैं सोचता हूँ कि कोई एक जैसे क्लास 10th में पढ़ने वाला बच्चा है, तो अगर वो, जैसे आप मान लो, मैं मुझे याद है कि अभी भी जैसे साइंस रिसर्च में, जैसे क्योंकि आप जो बता रहे हो तो मैं चीजें अब रिकलेक्ट कर रहा हूँ ना, जो कि मतलब ये अच्छा हुआ पॉडकास्ट के माध्यम से कि मुझे भी पुरानी चीजें रिकलेक्ट करने का जो है, धन्यवाद क्योंकि सर। टाइम नहीं मिलता है ना। जैसे आपको आपको भी हो सकता है लाइफ में आप व्यस्त रहते हो, जी तो आप भी जैसे कभी आप बैठोगे तो पुरानी चीजों को सोचोगे तो नहीं, आप रिकलेक्ट करोगे कि नहीं ऐसा हुआ था उस वक्त या ऐसा था। तो और ये सबकी लाइफ में है कि आप जैसे लाइफ में जो जर्नी है आपकी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ ना, जी तो मतलब थैंक फॉर योर इनिशिएटिव कि मैं कम से कम रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ चीजों को जो वो है। तो उस समय क्या था ना, जैसे मतलब मेरी साइंस में बहुत रुचि थी, तो मैं तो मतलब अब इसकी वजह से मैंने मतलब मेरा जो जैसे इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जैसे ये जब पब्लिश हुआ ना कवर जी स्टोरी, तो अभी भी मतलब आप मेरे ख्याल साइंस के स्टूडेंट हो गया। जी जी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जी, जब उन्होंने मेरा कवर स्टोरी पब्लिश किया तो मैं मतलब एक बहुत सुखद जो है मेरे लिए भी अनुभूति रहेगी कि मैंने, क्योंकि मैंने पहले आर्टिकल छप चुके थे, लेकिन कवर स्टोरी का मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो काफी सीनियर होते थे, जैसे जो बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह में होते थे, जैसे आईटी आईटी में होते थे, आईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह होते थे, तो जी उनके पब्लिश हुआ करते थे साइंस रिपोर्टर में, कवर जी स्टोरी में। और एक क्लास 10th का बच्चा जो जिसके जिसका कवर स्टोरी पब्लिश हो जाए तो उसके लिए एक मतलब वो जी, वो तो सातवें एक, आसमान पे एक होगा। नहीं, सातवें आसमान नहीं, जैसे एक नहीं, वो सरप्राइज जैसे जी किसी बिल्कुल। ने उसको पैटर्न, सातवें आसमान पे नहीं, ये तो देखो आप क्या है कि लर्निंग फेज है सबके लिए, ये तो लर्निंग है ना लाइफ की। तो मतलब जैसे ऐसा कुछ होता है तो आप जैसे उस उम्र में आपको सरप्राइज ही होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि आ, उसमें जो कवर स्टोरी में लोग आ रहे हैं जो जो मतलब लाइफ के कैरियर के अंत में पहुंच चुके हैं, जो जो कभी किसी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है या आईटी है, उसमें वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, या वो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके उनके ही पब्लिश, क्योंकि मैं तो देखता रहता था कि मैं हर महीने पढ़ता था वो। तो अब अब एकाएक जब वो पब्लिश हुआ तो मैं खुद देख, मतलब मैं तो, आप जो बोल रहे हो कि ये सब चीजें मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप पहली बार रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे उस उम्र में ये हुआ कि नहीं, मतलब एक ये हुआ कि नहीं, मतलब देर, अगर आप अच्छा लिखने की कोशिश करोगे तो मतलब देयर आर इंस्टीट्यूशंस की जो आपको पैट, आपके पीठ पे पैट करेंगे, मतलब हु विल रिकॉग्नाइज यू, हु विल गिव सपोर्ट टू यू, आपको सपोर्ट करेंगी। मैं उस स्थिति में बोल रहा हूँ, अब ये हर एक आदमी के लिए है ना। जैसे एक जी आज आज भी मैं सोचता हूँ कि कोई एक जैसे क्लास 10th में पढ़ने वाला बच्चा है, तो अगर वो, जैसे आप मान लो, मैं मुझे याद है कि अभी भी जैसे साइंस रिसर्च में, जैसे क्योंकि आप जो बता रहे हो तो मैं चीजें अब रिकलेक्ट कर रहा हूँ ना, जो कि
मतलब ये अच्छा हुआ पॉडकास्ट के माध्यम से कि मुझे भी पुरानी चीजें रिकलेक्ट करने का जो है, धन्यवाद क्योंकि सर। टाइम नहीं मिलता ना। जैसे आपको आपको भी हो सकता है लाइफ में आप व्यस्त रहते हो, जी तो आप भी जैसे कभी आप बैठोगे तो पुरानी चीजों को सोचोगे तो नहीं, आप रिकलेक्ट करोगे कि नहीं ऐसा हुआ था उस वक्त या ऐसा था। तो और ये सबकी लाइफ में है कि आप जैसे लाइफ में जो जर्नी है आपकी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ ना, जी तो मतलब थैंक फॉर योर इनिशिएटिव कि मैं कम से कम रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ चीजों को जो वो है। तो उस समय क्या था ना, जैसे मतलब मेरी साइंस में बहुत रुचि थी। तो मैं तो मतलब अब इसकी वजह से मैंने मतलब मेरा जो जैसे इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जैसे ये जब पब्लिश हुआ ना कवर जी स्टोरी, तो अभी भी मतलब आप मेरे ख्याल से साइंस के स्टूडेंट हो गया। जी जी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जी। एक यूथ में मतलब एक होता है कि जैसे एक 9th 10th क्लास का बच्चा है तो उसको पढ़ने की चाहत है, तो वो पढ़ना चाहता है या वो करना चाहता है, तो उसके अंदर, और ये हर हर आदमी के अंदर होता है जो उस एज में होता है। जी और ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हर आपके अंदर भी उस स्टेज में अपने, आप उसी स्टेज में हो जो जिस स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी हर आदमी के अंदर वो चीज होती है, तो वो एक था कि वो एक पुश था। तो उसके बाद मैं लिखता रहा, तो फिर आर्टिकल्स वगैरह और भी जो उस समय नेस्कॉम होता था उसके दूसरे मैगजीन्स भी आते थे, उसमें पब्लिश होते रहे। तो मतलब ऐसा मतलब वो सिलसिला चलता रहा। फिर ये जो मैं फिर जेएनयू आया। जेएनयू में वो गौतम जी भी थे वहाँ पे, मतलब काफी जी मतलब मेरे करीबी मित्र हैं, तो काफी उनका भी सपोर्ट रहा। उसके बाद नौकरी में आ गया, तो नौकरी में भी आके वो लिखने का ना वो कुछ ना कुछ चलता रहा। मतलब आदत हो जाती है ना, आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है ना कोई चीज। जी जैसे आप रोजाना आप रनिंग करेंगे तो आपका फिर मन करेगा कि मैं रोजाना रनिंग करूँ, या तो वो चीजें जो है ना बस। तो वो फिर था, तो नौकरी में आने के बाद भी मैं वो लिखता रहा, तो किसी दिन पब्लिश हो गया। तो पब्लिश हो गया तो फिर वो पब्लिश हुआ, तो फिर दूसरा मैं लिखता रहा, दूसरा भी पब्लिश हो गया। तो इस तरह से ये जर्नी जो है चलती रही। सर, मैं और हमारे दर्शक दोनों जानने के लिए उत्साहित है। यदि आप अपनी दोनों पुस्तकों के बारे में बताना चाहेंगे, एक संक्षिप्त रूपरेखा या एक समरी। जी जी। ये ये क्या है ना कि जैसे जैसे मेरा जैसे इनफैक्ट जो है एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ना, जैसे कि मतलब मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज थी कि जैसे जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, मतलब एंशियंट इंडियन फिलोसफी, जी और जैसे मॉडर्न साइंस आपका है ना, तो बहुत चीजें जो है मतलब जो हमारी एंशियंट इंडियन फिलोसफी में बहुत सारी चीजें उसमें और मॉडर्न साइंस में कॉमन है। जी जैसे आप जो है पुराने स्क्रिप्चर्स उठा के देखेंगे तो जैसे भगवत पुराण में, जी तो उसमें मतलब आप वर्स उठा के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जैसे मतलब वो टाइम ट्रेवल, जैसे आप जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर हैं उसमें नॉर्मली आप अ, जो आपको पैरेलल वो चीजें होती दिखेंगी, या जो फेनोमेनन है होता दिखेगा। तो इसमें मेरा मतलब एक हमेशा एक सोच रही कि मतलब वो लिंकेज क्या है, इसीलिए मैंने जो अपनी पहली किताब लिखी, तो उसका थीम ही यही था कि मतलब कंपेयर करना कि जो हमारी एंशियंट इंडियन फिलोसफी और मॉडर्न साइंस, जैसे हम अगर एक बात करें, जैसे आप भगवत पुराण का कुछ श्लोक उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो मल्टीवर्स के बारे में बात करता है जी बिल्कुल कि सर। पैरेलल जो है इस दुनिया में जो है कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जी और जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी मल्टीवर्स के बारे में बात करता है। जी तो पैरेलली जो है जो लॉजिक है वो मतलब बहुत मतलब आप देखेंगे बहुत वो सिंक्रोनाइज्ड है, जो एंशियंट इंडियन फिलोसफी है और मॉडर्न साइंस है क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो ये जो पहली किताब थी जो चॉइस फॉर इंफिनिटी, तो उसका थीम मतलब आप टाइटल से ही देखोगे कि चॉइस फॉर इंफिनिटी का मतलब ये है कि जैसे गीता में भी आप देखोगे कि जी जैसे उसमें जो श्लोक या आप उपनिषद में आप देखेंगे, तो सबका यही कहना है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट डायमेंशन में है। जी बिल्कुल। तो तो यू हैव द चॉइस फॉर द इंफिनिटी। तो ये क्या है कि मतलब इट इज
अपॉन योर रियलाइजेशन, जैसे गीता में भी भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण यही रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप जो देख रहे हो सकता है कि चीजें उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। तो तो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर का मेनली यही था कि वो चीजें जो है ना, कि आदमी को रियलाइज होना चाहिए कि व्हाट इज द रियलिटी। जी अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें तो जितना हमारा एंशियंट स्क्रिप्चर रिच है और जितना साइंटिफिक है, जी ये तो जैसे एक आप मूवी भी अभी आई थी ना रॉबर्ट, ये ओपेनहाइमर की, जो 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 मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, वो तो आपने सबने मूवी देखी होगी। तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जब जी एटम बम का डिस्कवरी हुई थी। तो वो हम अपने साथ हमेशा एक गीता रखा करते थे। जी और उन्होंने जो है मतलब गीता को बिल्कुल जो है, ही पुट एवरी वर्स ऑफ गीता इन हिज लाइफ। तो ही गॉट सोलेस फ्रॉम गीता, उनको जो है उससे अ, गीता से ही गॉट द इंस्पिरेशन, द वे फॉरवर्ड इन हिज लाइफ। अब आप देखेंगे बहुत सारे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट भी रहे ना उस टाइम के, जैसे आप जर्मनी के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे श्रोडिंगर, एरविंड श्रोडिंगर, एक श्रोडिंगर जी इक्वेशन जी। हम। उनका वेब इक्वेशन भी काफी फेमस है जो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। तो वो जर्मन, मतलब जर्मनी के थे और जर्मन साइंटिस्ट थे। तो मतलब उनका इंडियन जैसे जो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उससे इतना ज्यादा वो जुड़े हुए थे कि स्पेशली इसके लिए उन्होंने संस्कृत सीखी, कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रांसलेटेड जो है टेक्स्ट पढ़े वो। इरविन श्रोडिंगर और जैसे जो मैक्स मैनहट्टन मुलर प्रोजेक्ट। जैसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और उस पर काफी ज्यादा हाँ, लिखा भी है। हाँ। और ये तो आप देखोगे कैसा जो है एक ट्रांजेक्शन है कि कि एक हिस्टोरियन, एक एक लिटरेचर पर्सन जो है उसको छोड़ के आप जो साइंटिस्ट भी थे जैसे आप श्रोडिंगर, और आप देखोगे कि क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत फेमस है। जी बिल्कुल। और उनका वेव फंक्शन मैकेनिक्स कुछ था जो मुझे, क्योंकि मैं तो क्योंकि जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे या फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, जो लोग, या तो मुझे जो याद आ रहा है कि उनका मतलब जब हम भी पढ़ा करते थे तो श्रोडिंगर इक्वेशन, और मेरे ख्याल से एक उनका वेव मैकेनिक्स का भी कुछ इक्वेशन हुआ करता था, और प्रोबेबिलिटी में कुछ थे, फिजिक्स में ऐसा था। तो वो ये मतलब इन्होंने सिर्फ संस्कृत इसलिए सीखी कि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है, मतलब कोई इंटरप्रिटेशन में, जैसे मान लें आपकी गीता है और उसका आप, हो सकता है कि जर्मन ट्रांसलेशन पढ़े तो हो सकता है कुछ मीनिंग बदल जाए। तो उन्होंने संस्कृत इसलिए सिर्फ सीखी कि गीता का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट है, उसको पढ़ सके। जी तो तो मतलब ऐसा है कि हमारे इंडियन जो है, जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, उसने इतना लोगों को इंस्पायर किया है ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर देयर लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड। मतलब मैं इसलिए इस पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे साइंस में पाइनियर एंड पाथ ब्रेकिंग काम किया था। और वो इंस्पायर्ड थे हमारे एंशिएंट, मतलब उनकी लाइफ टेक्स्ट। की शुरुआत जो है सुबह उठने पे ये पढ़ के, गीता पढ़ने पे होती है या उपनिषद पढ़ने पे होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारा तो ट्रेजर है ये जो, मतलब। तो जो फर्स्ट बुक था उसका यही था कि थ्रू द वे ऑफ ए फिक्शन, साइंस फिक्शन, कैसे हम लिंक कर सकते हैं जो हमारी एंशियंट इंडियन फिलोसफी है और जो जैसे मॉडर्न साइंस है, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, थ्रू द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो मतलब वो स्टोरी, मतलब अगर मतलब इतनी हल्की भाषा में लिखी गई है, इतनी साधारण भाषा में लिखी गई, कोई अगर बच्चा भी इसमें तो ये हुआ कि बहुत सारे जो स्कूल में या बहुत सारे जो मतलब आप सोचे कि छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा और किसी को समझने में दिक्कत नहीं आई। जी मतलब क्वांटम फिजिक्स जैसा, क्वांटम फिजिक्स जैसे एक माना जाता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो थ्रू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब उसमें यही था कि
मतलब कोई भी अगर रहे तो वो ये समझ जाए कि, क्योंकि उसमें आप देखेंगे जो उसका फॉरवर्ड है इसी से शुरू होता है कि जो भगवत पुराण में कोट है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि वी कि हम सभी जो है इनफाइनाइट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, और भविष्य और भूत वो मेरे लिए पूरा खुला हुआ है। तो जी। आप अब यही चीज आप क्वांटम फिजिक्स में करेंगे तो वो भी यही चीज कहता है कि एक मल्टीवर्स है जो इनफाइनाइट रिल में एग्जिस्ट करता है, और आप किसी भी, जैसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट है जैसे क्वांटम फिजिक्स वगैरह में, टाइम इलोंगेशन और टाइम सब्सट्रैक्शन का। जी। तो आप टाइम जो है इलोंगेट हो सकता है, जैसे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही चीज कहा है कि टाइम मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। जी। यूनिवर्स टाइम में कुछ बट भी एक तरफ दृष्टिकोण से देखा जाए तो एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। एब्सोल्यूट नहीं। तो यही खूबसूरती है हमारे एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर की, वो भी यही चीज कह रहा है। और सिमिलरली जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स है या थ्योरी ऑफ जो आइंस्टीन ने बोला अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो वो भी उन्होंने यही चीज बोली कि मतलब कोई भी चीज मतलब हर कुछ रिलेटिव है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। और हमारी इंडियन मतलब हैरानी की बात है कि हमारे मतलब जो अ, आज से 5,000 साल पहले, 6,000 साल से अर्लीस्ट एग्जिस्टेंस गीता का उस वक्त माना जाता है, उस समय जो है ये चीज उस समय मौजूद थी, जी। जो जो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन जो है अभी लोगों ने थ्रू मैथमेटिकल मॉडल्स प्रूव किए हैं। तो ये बहुत मतलब एक अनोखी चीज है। तो उसमें वही था कि थ्रू स्टोरी टेलिंग जो है कैसे, जैसे कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ना जो डॉट्स हैं हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफी का, और जो जी। ये कहता है कि हाँ, जर्नी वो जो है, और दूसरा कि उसमें जो करेक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह ट्रेवल करते हैं, इन फ्यूचर इन पास्ट एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो आप एक तरह समझे कि देर मतलब वो एक जो है कोशिश उसमें यही थी कि अ, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है और जो मॉडर्न साइंस में है, तो उसका कन्फ्लुएंस था वो जो है। तो मतलब ये चीज काफी दिमाग में लोगों पे चलती है, उसी को मतलब देखते हुए लिखा गया था। सर, आप बताना चाहेंगे फिलहाल आप यदि किसी पुस्तक पे काम कर रहे हो और लेखन को लेकर एक ऐसी आम धारणा रही है कि लेखन को रोजी रोटी का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हर आदमी जो है के अंदर एक कहानी है, जी। और हर आदमी एक स्टोरी राइटर है। जी। क्योंकि इस दुनिया में ही हर आदमी या हर इंडिविजुअल या अ, हर शख्स जो है एक वो खुद की कहानी लिखता है, उसकी एक सोच होती है, उस पर चलता है वो। और लेखन की जहां तक बात है तो वो बस उस कहानी को जैसे एक लैंग्वेज में लिख देना। जी, बस व्यक्त करने की बात है, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, हम सबका जीवन भी मतलब कह सकते हैं कि हमारी जीवन भी एक कहानी है। सर, तो आप हाँ। फिलहाल कोई किसी पुस्तक पे काम कर रहे हैं? कुछ अभी अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ अभी उस पे, क्योंकि थोड़ी एक आदत हो गई ना, जैसे मैं कह रहा था कि मसल मेमोरी, जैसे आप वो चीज करते हो तो आप, तो वो उस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। एक नोवेल है उस पे अभी काम कर रहा हूँ। जी जी। सर, अपने साइंस रिपोर्टर जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका के लिए बहुधा लेख लिखे हैं, जिसका मैं भी नियमित पाठक रहा हूँ। पर हमारे देश में ऐसी पत्रिकाओं के पाठक वर्ग की कमी होती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं कुछ जैसे क्या है ना कि जिंदगी में या समय के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। जैसे मैं जो याद करता हूँ कि जब मैं आपकी एज में था या उससे कम, थोड़ा सा कम, जैसे उस वक्त मुझे याद आता है कि इंटरनेट की भी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी। जब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी तो जो आज जो वास्ट
कंटेंट इंटरनेट पे वो अवेलेबल नहीं था, तो उस वक्त जो है ज्यादातर जानकारियां या तो आपको बुक से मिलती थी या मैगजीन से मिलता था। और जो डेली आप कहें कि न्यूज जो है आपको न्यूज़पेपर से मिलता था। तो उस वक्त क्योंकि स्थिति डिफरेंट थी, और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, और इंटरनेट का प्रोलिफरेशन भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब क्या है कि जो कंटेंट है अब तो सब जो है आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। और जी एक स्टेप आगे, अब तो एक स्टेप आगे कि आपको जो इंटेलिजेंस है, मतलब जितना एक नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो आप कुछ हद तक लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिप्लिकेट करके एआई का जो यूज हो रहा है। तो क्योंकि जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वहां से, क्योंकि उस समय ये चीज थी नहीं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी पूरी तरह से प्रोलिफरेट हो गई है, और बहुत हायर लेवल पे लोग कोशिश भी करें कि लगभग कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट एआई जो है काम कर सके। तो ये जो चीज आप कह रहे हैं वो उसी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जो जैसे मेरे जनरेशन में, जैसा मैं मानता हूँ कि उस समय क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो एकमात्र साधन हुआ करता था बुक, मैगजीन या जी न्यूज़पेपर। क्योंकि अब क्या है कि वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है बिल्कुल, जो वो बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है ना कि प्रकृति का सिद्धांत है कि कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल। ये हर और ये फंक्शन बदलते हाँ, रहता है इस यूनिवर्स में। हाँ। तो अब जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और लगभग जो है काफी हद तक जो है काम चल रहा है उस पे। तो क्योंकि समय समय पे और हर एक युग का जो है अपना एक समीकरण होता है और टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से अगर हम ये सोचे कि नहीं, आज से 30 साल पहले जो चल रहा था वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, तो ये थोड़ा जो है ना, जो लॉ ऑफ नेचर है ना, जी कि कि जैसे वो लॉ ऑफ नेचर यही है कि हर कुछ जो है मतलब मेलिएबल है, नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी एवरीथिंग इज शाश्वत इवन, नहीं है, हर कुछ बदलता रहता हर कुछ बदलता रहता है। मतलब एक शाश्वत चीज यही है कि बदलाव ही शाश्वत है है। जी 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 इस दुनिया में। जी। तो उसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो देखा जा सकता है। जैसे आप देखें या मैं देखूं, जो समझ में आता है। सर, तो तेजी से बदलते इस युग में ऐसा मतलब हो सकता है भविष्य में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव राइटिंग के सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जाए? जैसे जैसे हम एक जैसे मान लें आपकी एक हम लिटरेली लिटरेरी एलिगोरी लें, तो जो जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे उपनिषद में भी आप पढ़ेंगे, गीता में पढ़ेंगे, पुराण में पढ़ेंगे, तो वो भी यूनिवर्सल कंसिस्टेंस की बात करता है। जी तो वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है आर्टिफिशियल, जो मैं समझ पाता हूँ या आपसे डिस्कशन या, तो जो समझ में आता है कि वो चीज जो है काफी डिस्टिंक्ट नहीं है। वो हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स थे वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यूनिवर्सल कंसिस्टेंस की बात करते थे। तो ऐसा लगता है कि वही चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि जो यूनिवर्स में कंसिस्टेंस एक तरीके से प्रोलिफरेटेड है, जी। उसको बस आप डिस्कवर कर रहे हो। मतलब इन्वेंशन, मतलब इसको कहना कह सकते हैं या नहीं, ये एक मुश्किल चीज है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी को हम डिस्कवर कर रहे हैं जो यूनिवर्सल कंसिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल कंसिस्टेंस तो हमेशा इन एग्जिस्टेंस है, बस ये लग रहा है कि उसकी डिस्कवरी हो रही है। मतलब अगर हम ये माने कि मतलब जैसे गीता का ये है कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और मुझे में चला जाता है, जी और मतलब मुझे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब मैं अजन्मा हूँ और स्वरूप हूँ, और विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन हूँ। और फिर बताते हैं कि यूनिवर्सल मतलब कंसिस्टेंस की बात करते हैं। तो मतलब लाइफ के आखिर में आगे यही लगता है कि ये मतलब हम जो है सभी उसी यूनिवर्सल कंसिस्टेंस के पार्ट है, मतलब कंबाइंड कंसिस्टेंस का है। अगर हम इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात छोड़ दें, तो अगर हम उस रियल में बात करें, तो ऐसा लगता है कि एआई भी कहीं उसी चीज पे, उसी चीज की डिस्कवरी है।
सर फिलोसफी के बारे में एक पूर्वाग्रह रहा है कि फिलोसफी इज फॉर पॉलिश्ड माइंड, और अगर पेट भरा हो तभी लोगों को फिलोसफी सूझती है। तो क्या फिलोसफी को करियर के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, अथवा ये केवल रुचि का विषय हो सकता है? एक दर्शन तो जैसे दर्शन तो जीवन का सार है। जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो भी एक दर्शन है। वो दर्शन है कि डायलॉग का, कि एक एक जो है व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, तो उसमें भी दर्शन छुपा हुआ है। तो जीवन के हर आयाम में ही दर्शन है। मतलब अगर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या इनफैक्ट हम इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस की बात करें, मतलब अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो हर चीज के पीछे एक दर्शन है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि दैट इज विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी फिलोसफी। आज आप हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ दर्शन, कुछ फिलोसफी जो है, आ, कुछ दर्शन बनाया गया है कि नहीं, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन होगा और वहां पे लोग एक दूसरे से डायलॉग कर पाएंगे। तो वो भी तो एक उसी, मतलब दर्शन तो जीवन के हर आयाम में है। मतलब क्योंकि जी दर्शन बिल्कुल। का जो मैं समझ पाता हूँ, सोच तो यही है कि जो एक आयाम तरीका आपने जीने का अपनाया है, एज ए सोसाइटी, एज ए सिविलाइजेशन, या इंडिविजुअल लेवल पे, तो दर्शन जैसे जैसे वो दर्शन आप में झलक रहा है कि आप जो है वो दर्शन का ही पार्ट है कि आप डायलॉग मुझसे कर रहे हो। जी। वो जो वैल्यूज हैं डायलॉग करने की। सर तो आप थीस्ट, एथीस्ट या एग्नोस्टिक, किस वर्ग में स्वयं को अधिक सहज पाते हैं? चीजें मतलब ऐसी हैं दुनिया में, जैसे इसका जो मैट्रिक्स है ना, उसको देख के ये लगता है कि देयर इज ए क्रिएटर, और हु हैज क्रिएटेड, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। मतलब वो ये पैटर्न इतना मतलब लॉजिकल लगता है कभी कभी। तो क्योंकि जैसे हम एक जैसे जैसे नॉर्मली हम बात करें कि एक सिटी का डेवलपमेंट होता है, जी। तो किसी सिटी में जाके अगर हम देखेंगे, तो उसके पैटर्न को देख के पता चलता होगा कि नहीं, यहाँ का क्रिएटर कितना, मतलब यहाँ क्रिएशन किसने किया है और प्लानिंग कैसे की है। जी। तो बहुत लॉजिकल लगता है कि नहीं, उस समय जो जैसे हम बात करें सिटीज की, जैसे हम चंडीगढ़ बोलते हैं कि जो लॉ कुर्बुजिए जो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उन्होंने जो इसको डिजाइन किया। जी। तो फिर वो जाके वहां पे पैटर्न पता चलता है कि चीजें कितनी जो है लॉजिकल और साइंटिफिक बनी हुई है। तो दुनिया की जैसे जो पैटर्न है ना, मैट्रिक्स देख के ऐसा मतलब लगता है कि कोई कोई सुपर नेचुरल पावर है, जो जिसने इसको क्रिएट किया है और इस मैट्रिक्स को सस्टेन कर रहा है वो। मतलब पैटर्न बहुत लॉजिकल है। तो जी, कोई सुपर प्रकृति का नेचुरल पावर। पैटर्न बहुत ज्यादा लॉजिकल है। हम्म। मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो जिसने क्रिएट किया और उसको सस्टेन कर रहा है। और वो तो ठीक है कि ये भी लॉ ऑफ नेचर ही है, और वो भी बहुत लॉजिकल है कि जिसका क्रिएशन हुआ है उसका किसी दिन डिस्ट्रक्शन भी होगा। वो भी बहुत लॉजिकल है। जी। लेकिन जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच का जो फेज है, उसमें चीजें जैसे स्टेब्लिश की गई हैं, मतलब ऐसा मतलब लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। आप मतलब कोई है, मतलब कोई गॉड है, या किसी भी नाम से पुकारें, कि जो जिसने क्रिएट किया और जो सस्टेन कर रहा है इस ब्रह्मांड को। सर तो आस्तिक दर्शन की मुख्य रूप से छह विधाएं हैं, छह भाग हैं, या छह विभाग है कह सकते हैं। और नास्तिक दर्शन, जिसे हेटेरोडॉक्स दर्शन फिलोसफी भी कहा जाता है, उसमें तीन फिलोसफी आ जाती है: जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। उसके अलावा अगर हम कंसिडर करना चाहें तो एक सिख दर्शन को भी दर्शन के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें सबसे अधिक आप जिससे प्रभावित रहे हो, वो दर्शन की कौन सी धारा है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? सर जैसे छह आस्तिक दर्शन है, तीन नास्तिक दर्शन है भारतीय दर्शन में। और अगर हम कंसीडर करना चाहें तो सिख दर्शन को भी दर्शन के तौर पे आजकल कुछ पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। तो इनमें से दर्शन की कौन सी धारा है जिससे आप सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं? मैं तो
मानता हूँ कि जितने भी आस्तिक दर्शन है वो वेदांत। कल। जी। हाँ। वेदांत, जी बताए, बोले बोले। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा। तो जैसे एक जो है, जैसे आपने बोला, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई है कि एक बुद्धिस्ट, एक जैन फिलोसफी में ना एक कॉन्सेप्ट है एकांतवाद। जी, आपने अनिकांतवाद। सुना? हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि एग्जाम्पल देते हैं लोग कि जैसे एक हाथी होता है, तो वहाँ कुछ अंधे लोग हैं, और उस हाथी को जो है सभी अलग अलग उसके पार्ट्स पे टच कर रहे हैं। तो वो जो है, जो उनका उसका उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये बता रहे हैं कि नहीं, जैसे किसी ने हाथी के पूंछ को टच किया तो वो पूंछ जो है वो हाथी, और कुछ किसी ने उसके ट्रंक को टच किया तो ट्रंक जो है वो बता रहे हैं कि नहीं, वो हाथी है। तो सबका एक्सपीरियंस जो है, जो भी सबका एक्सपीरियंस है, दे आर, मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और अगर उन सबके एक्सपीरियंस को मिला दिया जाए तो होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रूथ जो है अनराइवल हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सल कंसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो उसकी झलक जो है सभी जो आपने बोला है, जो फिलोसफीज हैं सब में है। और बस ये है कि थोड़ा तरीका सबका अलग है, लेकिन सब उसी चीज की ओर जा रहे हैं, कल्मिनेट जो है वही यूनिवर्सल कंसिस्टेंस में हो रहे हैं। और सबका एम भी यही है कि उस यूनिवर्सल कंसिस्टेंस की ओर जो है जाना। सर, क्या एलिमेंट्री फिलोसफी को सेकेंडरी एजुकेशन में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार है? जैसे जैसे आपसे मैंने, जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ है अभी, कि फिलोसफी तो फ्रॉम द वे ऑफ लाइफ है। हम जैसे द वे, मतलब जब हम सो के उठते हैं और तब से जो जैसे जीवनचर्या होती है, तो वो तो दर्शन है, मतलब जीवन का दर्शन है वो। मतलब वो तो इनबिल्ट है हमारे, मतलब अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें हम, या इनफैक्ट ये यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की बात करें, तो हर एग्जिस्टेंस में अपना एक उसका फिलोसफिकल वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है। जी। तो ये क्या है कि ये इनबिल्ट सिस्टम ही है। जैसे हम अगर एनिमल किंगडम की भी बात करें, तो जैसे जैसे आप मान लो कि एक हर्ड ऑफ जो है एलिफेंट है, झुंड है, तो उसमें क्या है, आप वहां भी आप देखोगे कि नहीं, जो जो सबसे एल्डेस्ट एलिफेंट है, जो हर्ड ऑफ एलिफेंट की हेड है, तो वो क्या है कि वो सभी एलिफेंट को गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, और जितने भी मतलब यंग वन है उनका केयरफुल करती है। तो ये क्या है कि दिस इज देयर फिलोसफिकल सिस्टम। जो दर्शन है ना, वो हर आदमी, हर जानवर, सब में एक वो दर्शन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एक जो सिस्टम है ना, और वो इनबिल्ट है। मतलब आप उसकी सोच देखिए कि अगर एनिमल किंगडम में भी हम देखें, तो वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात करें, दर्शन दर्शन हर जगह है। मतलब जी। उनकी सोच में भी दर्शन है कि जीवन को सही तरीके से कैसे आगे ले जाना। तो ये इनबिल्ट मतलब है, हर मतलब अ, हर जगह मतलब इनबिल्ट है। सर, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी की कुछ पुस्तकें जो आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहे दर्शन के आरंभिक अध्ययन के लिए। अ, जैसे मैं पढ़ता था, तो जैसे जो शुरुआत हुई थी, तो मैं, क्योंकि मैं इंडियन फिलोसफी में जो है, अ, अब जैसे भगवत गीता मैंने शुरुआत की थी, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक थी भगवत गीता, अभी भी अवेलेबल होगी, मैं जी। उससे की थी। और उपनिषद, उन्होंने 4 उपनिषद उपनिषद पे भी लिखा हुआ है, तो वो हम देख सकते हैं। और वेस्टर्न फिलोसफी में पुरानी, जैसे इमानुअल कैंट वगैरह की किताबें हैं, तो वो मतलब जो शुरुआत हुई थी उससे पढ़ के हुई थी। अभी क्या है कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है ना, वो ज्यादातर जो है, जो उनकी फिलोसफिकल थॉट रही है, जैसे हमारा क्या है कि जो फिलोसफिकल थॉट है वो ट्रांसेंडेंस को इंडिकेट करता है।
जी। जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो बहुत ज्यादा जो सांसारिक चीजें हैं ना, जी। तो उसकी ओर इंगित करती हैं। जी। तो दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों का अपना अपना जो है रेलिवेंस है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी अगर हम कहें तो मतलब उसका भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपना रेलिवेंस रहा है जब से वो डेवलप हुआ। और अब जैसे अ, अब जैसे हम वेस्टर्न फिलोसफी में पुराने फिलोसफर जैसे सुकरात वगैरह थे, और तो उनका, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है उसमें काफी उनका योगदान रहा। प्लाटो थे, उनका काफी योगदान रहा, जो अफलातून जिनको कहते हैं। तो रिपब्लिक्स के क्रिएशन जैसे हम, क्योंकि उनका क्या है कि देखिए आप देखिए दोनों अलग अलग में चलेंगे। जैसे इंडिया में क्या है कि हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें, जैसे अर्थशास्त्र चल रहा था, जब चला जब अ, जी। आपका गुप्ता पीरियड, ये मौर्यन पीरियड था, तो वैसे ही जब एंशियंट ग्रीक में जो है वहां पे प्लाटो और सुकरात का चला, तो वो अ, एक डिफरेंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, और डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे कि प्लाटो और सुकरात ने जैसे वहां पे जो रिपब्लिक का फाउंडेशन किया, जी। उसी, और इंडिया में जैसे अर्थशास्त्र ने जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल फिलोसफी इसको डेवलप किया, और ऑल टुगेदर यहाँ पे एक दूसरा जो डायमेंशन था, वो जो ट्रांसेंडेंस की ओर और इन्फिनिटी की ओर ले जाता था, वो जैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, जो उपनिषद थे, और गीता था, और जी। गीता है, उपनिषद है या पुराण है। भारतीय तो जीवन दर्शन के केंद्र में शुरू से ही मोक्ष रहा है, जो कि पारलौकिक चीज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, तो एक और प्रश्न है। बतौर लेखक किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है, और इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपने लिखने के लिए किस प्रकार से समय निकाला? ये बातें हमारे दर्शकों के लिए अवश्य प्रेरणादायक होंगी। ये मैं भी जानना चाहूंगा, आपने किस प्रकार से समय निकाला लिखने के लिए। आ, कभी ये कभी तो क्या है कि जैसे मैं, जी, सर ऐसा आता है कि हम लिखना मतलब शुरू करते हैं और कुछ दिन रुक जाते हैं कुछ लिख करके किताब, या हमारे पास समय नहीं होता है, या फिर कभी हम रात में लिखना शुरू करते हैं, कभी हम सुबह में समय निकालते हैं। कुछ विचार जैसे सुबह आते हैं, हम सुबह ही लिख लेना चाहते हैं। तो किस प्रकार से आपकी लेखन की जर्नी कैसी रही? मेनली क्या है ना कि जैसे आप कोई काम करते हो, तो जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे अगर आप कहो तो वो करते हुए आपको ट्रांसेंडेंस जो है ना, जी। परलौकिक जैसे आपने बोला ना, जी। तो उसका कुछ कुछ उसकी कुछ कुछ अनुभूति होती है। तो जैसे जैसे मैं मानता हूँ कि आप जैसे लिखने में आपकी रुचि है, जैसे आपने बताया, तो जैसे विचार तो हर वक्त इंसान को आते रहते हैं। तो उस विचार को बस जो है शब्दों में उसको, जैसे अब क्या है कि चीजें क्योंकि बिल्कुल अलग डायमेंशन में चल गई, जैसे हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं, तो आप भी यू आर इक्वली अ राइटर। अभी तो मैं ये एआई की बात हम कर ही रहे थे ना, तो वो क्या जी। है कि जैसे अभी तक वो कॉन्सेप्ट जो है ना लिखने का हुआ करता था, जैसे आप बोल रहे हो तो आप उतना ही क्रिएट कर रहे हो, जी। उतने ही थीम क्रिएट कर रहे हो, उतने ही कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो आप। आपने जैसे ये किया, मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपने किया, तो उस एस्पेक्ट से आप उतनी थीम, उतने कैरेक्टर, और उतने डायलॉग्स, और उसके पीछे का रीजनिंग, और उसके पीछे का डिस्कशन आपने खुद क्रिएट कर लिया। अब तो यही होने वाला है, हम तो एआई जी। की यही बात कर रहे हैं ना। जी। जी। कुछ दिन में तो जैसे एआई तो इस हद तक पहुंच जाएगा, मतलब क्योंकि हम वो यूनिवर्सल कंसिस्टेंस की बात कर रहे थे, कि मुझे नहीं लगता कि कुछ दिन में जो एक एज सच जो हम कहते थे पुराने जमाने में बैठ के किताब लिखना है, आपने जो बोला दैट इज इटसेल्फ अ बुक। जी। बिकॉज ओनली मतलब आइडिया जो है, जो विचार है, वही मैटर कर रहे हैं ना। जी। क्योंकि बात क्या था, जो मैं समझ पाता हूँ ना, कि जैसे पहले आपके पास वो सुविधा नहीं होती थी, जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो और ये कर लो, जैसे हमारे बीच का डायलॉग है। जी। जैसे फॉर अभी एग्जाम्पल जैसे। कि एक किताब निकाला आपने, और तो वो चीज था नहीं एग्जिस्टेंस में, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब वो चीज जी। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, और वो रिकॉर्डेड है फॉर फ्यूचर। ऑलरेडी यू आर, मतलब बस ये है कि सोच की बात है कि यू हैव रिटन अ बुक जी। बाय बाय योर आइडियाज, बाय योर थॉट, जो मैं समझ पाता हूँ।
क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जीवन मतलब बहुत परिवर्तनशील है, और ये बहुत बहुत ही लॉजिकल है कि जो चीज आज है वो 50 साल बाद नहीं होगी। तो जो हम लिखने की बात कर रहे हैं एज ए राइटर, तो वो काम ऑलरेडी आप कर चुके हो। जी जैसे हम अभी बात भी कर रहे हैं, तो नाउ यू आर राइटिंग इटसेल्फ ऑन द डिजिटल स्पेस। जी तो ये कितना अच्छा समय का सदुपयोग है कि उसको फॉर फ्यूचर और इटर्निटी के लिए भी आप सेव कर लोगे या मैं सेव कर लूंगा। अगर हम साइंस के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि मतलब जो फ्यूचर, जैसे जो भी कोई देखेगा तो हो सकता है कि उसको बहुत अच्छी चीज उसमें से कुछ निकल रहा है, उसको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए। तो इक्वली आप, अब तो मैं ये मानने लगा हूं कि ये जो चीज जो आज आप कर रहे हो वो भी राइटिंग ही कर रहे हो आप। जी और उसी टाइम में कर रहे हो आप। क्योंकि वो जो स्पेस है ना, एरिना है, वो अब डिफरेंट रील में चल रहा है। जी जैसे हम एक पहले कागज पेन और पेंसिल लेके बोलते थे कि वो राइटर लिख रहा है। जी तो लिखने का क्या था, किताब में वो चीजें जो है, जो आइडियाज हैं, वो रिकॉर्ड हो जाए, जो मैं समझ पाता हूँ। मुझसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आपसे बात करके मुझे लगा कि मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो ऐसा नहीं है तो, सर। तो हाँ, तो मैं जो समझ पाता हूँ ना, किताब तो यही था कि आइडियाज को प्रिजर्व करना था। क्योंकि उस जमाने में जो है, ये टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे मैं और आप बैठ के जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो नहीं था। तो आइडियाज को प्रिजर्व करने का एकमात्र साधन था कि आप पेन लेके बैठ जाओ और लिखो, और उसको, वो एक किताब प्रिंट होगी, और वो हर साल एडिशन बाई एडिशन प्रिंट होगी, और लोगों तक हर आदमी जो है के अंदर एक कहानी है, जी और हर आदमी एक स्टोरी राइटर है। जी क्योंकि इस दुनिया में ही हर आदमी या हर इंडिविजुअल या अ, हर शख्स जो है, एक एक वो खुद की कहानी लिखता है, उसकी एक सोच होती है, उस पर चलता है वो। और लेखन की जहां तक बात है, तो वो बस उस कहानी को जैसे एक लैंग्वेज में लिख देना। जी बस व्यक्त करने की बात है, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, हम सबका जीवन भी मतलब कह सकते हैं कि हमारी जीवन भी एक कहानी ही है। सर तो आप हाँ। फिलहाल कोई किसी पुस्तक पे काम कर रहे हैं, कुछ लिख अभी अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ अभी, उस पे। क्योंकि थोड़ी एक आदत हो गई ना, जैसे मैं कह रहा था कि मसल मेमोरी, जैसे आप वो चीज करते हो तो आप, तो वो उस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। एक नोवेल है, उस पे अभी काम कर रहा हूँ। जी जी। सर अपने साइंस रिपोर्टर जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका के लिए बहुत लेख लिखे हैं, जिसका मैं भी नियमित पाठक रहा हूँ। पर हमारे देश में ऐसी पत्रिकाओं के पाठक वर्ग की कमी होती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना इसमें मैं कुछ, जैसे क्या है ना कि जिंदगी में या समय के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। जैसे मैं जो याद करता हूँ कि जब मैं आपकी एज में था, या उससे कम, थोड़ा सा कम, जैसे उस वक्त मुझे याद आता है कि इंटरनेट की भी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी। जब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो जो आज जो वास्ट कंटेंट इंटरनेट पे वो अवेलेबल नहीं था। तो उस वक्त जो है, ज्यादातर जानकारियां या तो आपको बुक से मिलती थी या मैगजीन से मिलता था। और जो डेली आप कहें कि न्यूज जो है आपको न्यूज़पेपर से मिलता था। तो उस वक्त क्योंकि स्थिति डिफरेंट थी, और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, और इंटरनेट का प्रोलिफरेशन भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब क्या है कि जो कंटेंट है, अब तो सब जो है आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। इशू क्या है कि आइडिया के प्रिजर्वेशन का। है। जी किताब तो वही जो मैं मानता हूँ। जी अब आपने जो है, ये जो हम लोगों के बीच का डिस्कशन रहा है या ये रहा है, तो ऑलरेडी वो आइडियाज प्रिजर्व हो गए, जो मैं जी समझ पाता हूँ। और वो फॉर फ्यूचर पोस्टेरिटी के लिए प्रिजर्व हो गए। तो इक्वली आपने इसी समय में एक बुक राइट कर दी है, जी और यही फ्यूचर है, जो मैं समझ पाता हूँ। जी सर, भविष्य में मेटावर्स भी आने वाला है, तो बिल्कुल यही हाँ, फ्यूचर है। यही सर फ्यूचर, जब यही बुक आज है। जी आपने बुक क्रिएट कर दिया अब। जी सर जब आज पढ़ने के लिए असंख्य किताबें हैं, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारा युवा वर्ग पढ़ने के लिए चुन क्या रहा है।
इस पर आपके क्या विचार है? और सर, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में आप किसे अधिक प्रेफर करते हैं? अब जैसे हमने आपने जैसे अनेकांतवाद के बारे में मुझे बताया कि मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। तो उसमें यही है कि सबका जो बेंट ऑफ माइंड है ना डिफरेंट है इस वर्ल्ड में। तो कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, मतलब हाउ डू दे लाइक। बस आखिरी इशू ये है कि मतलब सभी कुछ एक एक कॉमन गोल की तरफ जाना चाहिए। जी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगला प्रश्न ये है कि इस ग्रह पे हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का क्या कोई उद्देश्य हो सकता है, या सिर्फ ये इवोल्यूशन का एक सुंदर संयोग मात्र? ये अगर जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, जी तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी डायमेंशंस है ना, जी उसको भी जो मैं समझ पाता हूँ या आपसे बात करके जो मुझे समझ में आ रहा है कि उसके फॉर्मेशन के लिए भी कोई लॉजिक होना चाहिए। जी मतलब इस दुनिया में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे जैसे बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है प्रतीत समुत्पदा। जी पढ़ा जी होगा आपने। जी कॉज एंड इफेक्ट। जी कोई भी चीज मतलब अकारण नहीं है इस दुनिया में। वो चेन ऑफ इवेंट है और उसके पीछे का कोई कॉज है। और अगर प्रोबेबिलिटी के भी कॉज इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो उसका भी कोई पर्टिकुलर जो ऐसा समझ में आता है कि पर्टिकुलर कोई उसका एम है। जी तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एमलेस है इस दुनिया में। जी मतलब क्योंकि एमलेस इसलिए नहीं है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है जी और कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। पहुंच 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 के वो रहेगा। क्योंकि ये क्या है कि दिस इज मल्टीवर्स। जी कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा वो। तो कोई भी बिल्कुल चीज सर। विदाउट एनी कॉज इफेक्ट नहीं है, जो मैं समझ पाता हूँ आपसे डिस्कशन करके समझ में आ रहा है। विदाउट एनी डायमेंशन, विदाउट एनी कॉज इफेक्ट नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एम है। जी या कोई कॉस्मिक इंसिडेंट हो गया या कॉस्मिक इवेंट हुआ, विदाउट एनी कॉज इफेक्ट नहीं है। उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे जो है बहुत डीप एंड साउंड डायरेक्शन एंड रीजनिंग ऐसा समझ में आता है। जी धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं और हमारी संस्था आभारी हैं। भविष्य के आपके उद्यमों के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपका दिन आपको भी शुभ हो। बहुत जी जी। आपको भी और पूरे पुरस्कार टीम को, ऋषभ जी आपको, गौतम जी को भी बहुत बहुत शुभकामना। और बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे तो इनफैक्ट आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने पुरानी चीजों को रिकलेक्ट करने का, क्योंकि मैं मतलब अभी तक मैंने सोचा नहीं था चीजों को, पुरानी चीजों को बैठ के। तो कम से कम वो मौका भी दिया आप लोगों ने कि वो चीज आपके साथ बैठ के बात करना और सोचने का। तो वो मैं यूनिवर्सल कंसेंसस की जो बात हम लोग कर रहे थे ना, वो यही तो है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी टर्मिनेट इन अ, हम उसी में एक यूनिवर्सल कंसेंसस की ओर ही जा रहे हैं सभी लोग। जी तो मुझे आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और आपको स्पेशली ऋषभ जी, गौतम जी को, पूरे पुरस्कार टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पष्टतया सर, आपका हृदय भी विशाल है, मैं आभारी हूँ।